कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान में पत्ती लपेट कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। तुड़ाई बाद आम के बागों में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गन्ने की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी। धान की रोपाई का कार्य अब समाप्त हो चुका है और फसल 20 से 40 दिन की विभिन्न अवस्थाओं पर है, जिसमें इस समय पत्ती मोडक कीट और कुछ रोगों का प्रभाव कहीं कहीं देखा जा रहा है। तो इस पर नियंत्रण कैसे पाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ के डॉक्टर SP सिंह से। आजकल मैं देख रहा हूँ धान की खेती में बहुत ही ज़्यादा एक जुड़ई लगी हुई है, जिससे पूरे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। हजारों हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद होने जा रही है। इसमें क्या इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इसकी पत्तियां ऊपर से सफ़ेद होती हैं और शाम को जो है कीड़ा ये बहुत तेज़ी से इसको पत्ती को खाता है और पत्ती को लपेट देता है। इसका नाम है पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक कीट को कंट्रोल करने के लिए 3-4 दवाएं हैं, उनमें से कोई भी दवा हमें अगर मिल जाती है उसको हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कारपेट एक दवा का नाम है। ये 100 ग्राम का एक पैकेट आता है जो 120 रुपये का है, लगभग 1200 रुपये किलो इसका रेट है। और 60 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा को घोल करके उसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने से ये जुड़ई एकदम खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर ये नहीं मिलती है तो मोनोक्रोटोफॉस एक दवा होती है, ये 850 एक हेक्टेयर में हम घोल करके इस दवा का हम स्प्रे कर देंगे। अगर वो भी नहीं मिलती है तो एक दवा और है क्लोरोपायरिफॉस। अगर दवा हमें मिल जाती है पानी में उसको घोल करके 1 हेक्टेयर में हम उसका स्प्रे कर देंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको रोकने के लिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसका स्प्रे किया जाए। अब बरसात अगर हो गई तो जुड़ई अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तब तक बरसात नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम इसमें रहेगी। तो जुड़ई को कंट्रोल करने के लिए ये 2-3 दवा मैंने बताई है। किसान भाइयों इसको विशेष ध्यान रखते हुए इसका स्प्रे करें। और जुड़ई के अलावा इसमें आप देख रहे हैं धान में ब्राउन कलर के स्पॉट एक हो जाते हैं। ये ब्लास्ट आई के आकार का एक सिम्टम्स होता है। एक धब्बा होता है, पहले ब्राउन होगा फिर बीच में से वाइट कलर का हो जाएगा। इससे ये बीमारी लगने का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो इसे बोलते हैं ब्लास्ट। ये ब्लास्ट बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर ये ब्लास्ट फैल गया तो बहुत किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम एक बेवेस्टिन नाम की एक दवा आती है, वो फंजीसाइड है, उसको 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके हम उसका स्प्रे कर दें। ब्लास्ट के अलग एक ब्राउन स्पॉट एक बीमारी होती है, वो भी अभी इसका लगने का सीजन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दवा है हमारी मैनकोजेब दवा का 2.5 ग्राम दवा लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके हम उसका स्प्रे कर देंगे। तो हम ब्राउन स्पॉट से की बीमारी से भी हम छुटकारा पा लेंगे। आम के बागों में तुड़ाई हो चुकी है और अब बाग में कुछ देखरेख की आवश्यकता है, क्योंकि तुड़ाई के बाद फल वृक्षों को पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको अन्य प्रबंधनों के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन की भी आवश्यकता होगी। तो आइए इन प्रबंधनों पर समस्त जानकारी लेते हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर विवेक त्रिपाठी से। तो ध्यान दीजिए कि जब आप पौधा को तो बरसात के बाद होता है तो इसमें खरपतवार बहुत अधिक जम जाते हैं, क्योंकि बरसात में कोई भी कार्य नहीं करते हम बगीचे में, पानी भर जाता है तो विभिन्न प्रकार के खरपतवार जम जाते हैं। हम धीरे धीरे उन खरपतवारों को काटते रहते हैं, क्योंकि यदि नहीं काटते हैं तो जो हमने खाद और उर्वरक की मात्रा पौधों को देते हैं उनसे ये कंपटीशन करके उसकी मात्रा बहुत से अधिक मात्रा में ले लेते हैं। तो आप दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि जो इसके पत्ते बरसात में गिर जाते हैं, किसान भाई बहुत से अधिक हमने देखा है कि आप लोग इन पत्तों को हटा के जला देते हैं। आपको जलाना नहीं है, इन पत्तों को पलवार के रूप में पौधे के तने के पास बिछा देना है। कुछ समय तक तो ये पत्ते पड़े रहेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे केंचुओं की सहायता से सड़कर ये पुनः खाद का काम करने लगते हैं। जब पत्ते आप रखें तो ध्यान ये रखना है कि कुछ नमी बनाए रखें। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यदि 1 वर्ष पुराना पौधा है तो 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास की मात्रा आपको देनी है। इसी प्रकार यदि उम्र पौधे की बढ़ती जाती है तो सही मात्रा 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम बढ़ती जाएगी प्रतिवर्ष। और जब पौधा 10 वर्ष का हो जाता है तो इस मात्रा को आप फिक्स कर देते हैं, अर्थात 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, आधा किलोग्राम फास्फोरस और 1 किलोग्राम पोटास प्रति वर्ष आप प्रति वृक्ष को देते हैं। ध्यान ये रखें कि कभी भी इस पूरे खाद को एक बार में नहीं देते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बराबर मात्रा को 2 भागों में बराबर विभक्त कर लेते हैं। पहली मात्रा हम आपको बताते हैं सितंबर-अक्टूबर का महीना, जो सितंबर-अक्टूबर में दे देते हैं, जिससे कि पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा हम फरवरी-मार्च में देते हैं, जिससे कि पौधों के ऊपर लगे फल उनकी गुणवत्ता में विकास होता है। और ध्यान रखें जब बगीचे की आप सफाई करते हैं, जैसे आपने कहा बरसात के बाद, तो बहुत से पौधे आपको जमे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ फल तोड़ने के बावजूद ही फल पौधे पे लगे रहते हैं जो नीचे गिर जाते हैं और नए सीडलिंग जमाते हैं। आप सावधानी पूर्वक इन सीडलिंग को निकाल के अपने पौधशाला में ले जाएं, जिनको नए मूलबंध के रूप में प्रयोग करके, ग्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग करके नए पौधे आप अपने ही इच्छित प्रजाति के तैयार कर सकते हैं। पौधों के पास इस समय फसल खड़ी है, फलत नहीं है, तो बगीचे में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसको अंतःसस्यन कहते हैं आपकी भाषा में, जिसके में आप फूल है, सब्जियां हैं, फलों में आप पपीता है, आप फलसा है लगा सकते हैं, और जिनसे आपको अतिरिक्त आय प्राप्त होती रहती है। क्योंकि आप फलत के बाद दिसंबर तक कोई भी आप फलत नहीं लेनी है। किसान भाइयों, इस प्रकार आप वैज्ञानिक हमारी विधि से बताए हुए, जो हमने वैज्ञानिक विधि से बताया, आप का प्रबंधन करेंगे, अंतःसस्यन के रूप में विभिन्न फसलों को उगाएंगे, तो आपको आशा ही नहीं विश्वास है कि अधिक फलत के साथ साथ नेक्स्ट ईयर में आपको आय की वृद्धि होगी और अंतःसस्यन से भी आय की वृद्धि होगी, जिससे आपका जीवन स्तर सुधरेगा और देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गुलाब के खेत में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कैसे करें? एक दिन में क्या होता है? विश्व पर छाया है आतंक का साया। शेयर बाजार ने क्या खोया क्या पाया? मैदान पर खिलाड़ी बहा रहे पसीना, सरहद पर खड़े हैं जवान का सीना।
उस गांव में नहीं बिजली का तार, राशन की दुकान पर लंबी कतार। रिश्वतखोर के यहाँ छापा, मंत्री ने खोया आपा। दर्दनाक हादसे में 16 मरे। इस महंगाई में करें तो क्या करें? तो जनाब, एक दिन में बहुत कुछ होता है और सब कुछ है खबरें दनादन में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ने की फसल इस वक्त बढ़वार ले चुकी है। ऐसे में तेज हवाओं से गन्ना की फसल का गिरने का खतरा बना रहता है। साथ ही कुछ खरपतवार भी इस समय फसल की बढ़वार को रोकते हैं, जिससे कि उत्पादन कम मिलता है। इसलिए इस वक्त गन्ने में कुछ प्रबंधनों को करना जरूरी होता है। वो कौन कौन से कार्य हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर महावीर सिंह से। किसान भाइयों, हम आज चर्चा करेंगे बावक गन्ने की फसल का प्रबंधन किस तरीके से करें। किसान भाइयों, वर्तमान में जो समय चल रहा है, इस समय जिन किसान भाइयों ने जो नाइट्रोजन की मात्रा शेष बचती है बिजाई के समय में, वो मात्रा पूरी नहीं की है, तो किसान भाई जल्दी से जल्दी बावक गन्ने में उस नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी कर दें। और किसान भाइयों, दूसरी बात यह है कि गन्ना अब आपका जो फसल है गन्ने की, वो कम से कम आपकी 10-12 फीट की ऊंचाई की हो गई है। तो ऐसे समय में गन्ने के गिरने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। बरसात के मौसम में हवाएं चलती रहती हैं और पानी भी बरसात के कारण पानी भी रहता है। तो ऐसे मौसम में किसान भाइयों, जो हमारा गन्ना है उसके गिरने का खतरा रहता है। तो ऐसे में गन्ने की बंधाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो किसान भाई जल्दी से जल्दी अपने गन्ने की बंधाई का कार्य करा लें, जिससे कि गन्ने को गिरने से आप लोग बचा सकते हैं। गन्ने की जो बंधाई का कार्य है किसान भाई, उसमें ध्यान रखने की बात यह है, जो नीचे की 3-4 होती हैं तो वो सूखी पत्तियां हो जाती हैं और ऊपर का जो पार्ट हरा रहता है। जो बच्चा होता है, जो नए कल्ले निकले हुए होते हैं, छोटे कल्ले होते हैं किसान भाइयों, बंधाई के समय में वो ना बंधने पाएँ, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। गन्ने की बंधाई में सबसे शुरुआत में जो लाइन का गन्ना होता है, लाइन का लाइन में ही और मेढ़े का मेढ़े में ही गन्ना बंधना चाहिए। ज़्यादा दूर का गन्ना एक साथ नहीं बंधना चाहिए। और लगभग ये जो पहली बंधाई होती है, ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई के आसपास आप लोग बंधाई करानी चाहिए या करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही बंधाई कर लेते हैं उसके 15 से 20 दिन बाद, या यूं कह लीजिए जब उसके बाद 3-4 पत्तियां ऊपर निकल जाती हैं गन्ने की, तो उस समय पर आप लोग जो 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनों, एक लाइन इधर की होती है, एक इधर की, दोनों लाइनों को किसान भाइयों यदि आप लोग आपस में मिला के बांध देंगे, कैंचीनुमा बांध देंगे, तो गिरने का खतरा फिर कम हो जाता है। और जब ये दूसरी बंधाई में कैंची लगाते हैं किसान भाई, और तीसरी जो बंधाई होती है, तो तीसरी बंधाई में 2 मेढ़े एक लाइन के और 2 मेढ़े एक लाइन के, तो 4 मेढ़े हो जाते हैं किसान भाइयों गन्ने के। और 4 मेढ़े बिल्कुल जैसे 4 पाए के 4 पाए होते हैं, इस तरीके से मजबूत हो जाते हैं। यदि इस तरीके से गन्ने की बंधाई किसान भाई आप लोग कर लेते हैं, तो कितनी भी हवा चल जाए तो उसमें वो गन्ना नहीं गिरेगा, क्योंकि चारों तरफ से उसको सपोर्ट मिल जाती है। इस तरीके से 3 बंधाई करने पर किसान भाइयों गन्ने की जो उपज है वो बहुत अच्छी मिलती है आप लोगों को। जो किसान भाई लापरवाही करते हैं और गन्ने की बंधाई समय से नहीं करते हैं और उन किसान भाइयों का गन्ना हवा आती है गिर जाता है, तो उन किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये दूसरी बात ये है, जो गिरा हुआ गन्ना होता है किसान भाइयों, उसमें चूहे की समस्या रहती है, चूहा नुकसान पहुंचाता है आप लोगों को। और दूसरी बात किसान भाइयों ये है, जब आप उसकी छिलाई करते हैं, गन्ने की जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई में भी आप लोगों को समस्या आती है। और दूसरी बात, जब आप लोग लोड करते हैं ट्रॉली में, भैंसा बोगी में, तो तब भी वो मुड़ा तुड़ा गन्ना होता है किसान भाइयों। तो आखिर तक आप लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। यदि आप लोग समय से गन्ने की बंधाई कर लेंगे और समय से ये सारा 2-3 बंधाई पूर्ण कर लेंगे, तो आपका गन्ना नहीं गिरेगा और इन सारी समस्याओं से आप लोग निजात पा जाएंगे। जो गन्ने की बावक फसल है या पैडी फसल है गन्ने की, उस फसलों में जो बेल आप लोगों की होती है, कस्क्यूटा स्पीशीज का ये प्लांट होता है,
तो इसमें जो बेल होती है वो शुरुआत से ही उगती है, लेकिन शुरुआत में किसान भाई गन्ने में इंटरकल्चर करता है तो उस टाइम पर निकालता रहता है, निकल जाती है। लेकिन कुछ पौधे गन्ने के जो मेहड़ों के बीच में होते हैं किसान भाई, वो छूट जाते हैं किसी कारण से, तो वो बाद में जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है वो बहुत तेजी से फैलता है और तेजी से फैलकर वो गन्ने के काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है और वो ज़्यादातर गन्ने पर लिपट के चलता है और ऊपर जो जितना भी एरिया होता है किसान भाइयों पत्तियों का जो होता है पूरा का पूरा झुंड सा बना लेता है। तो इस तरीके से उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी गन्ने के खेत में बेल की समस्या है और हवा आ जा रही है, अगर कुछ कम एक जगह को गिरना होता है तो बेल के कारण वो एक दूसरे से लिपटा होता है गन्ना, तो किसान भाई वो सारा का सारा एक साथ गिर जाता है और उसको किसान भाई उठा भी नहीं पाते हैं। इंटरकल्चर तो सबसे बेस्ट उपाय है इसका, क्योंकि उखाड़ते जाइए, जो भी आप लोगों को बेल का पौधा अपने खेत में दिखे तो उसको उखाड़ देना चाहिए। किसान भाई यदि इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो गन्ने की फसल से ज़्यादा उत्पादन आप लोग ले सकेंगे और आप लोगों को इस गन्ने की फसल से बहुत अधिक फायदा होगा। धन्यवाद। हमारे राज्य में फूलों की बात करें तो गुलाब की खेती बहुत से क्षेत्रों में की जाती है और इससे किसानों को अच्छी आय भी मिलती है, लेकिन इस फसल को कीटों से कभी कभी हानि भी उठानी पड़ जाती है। तो आइए गुलाब में लगने वाले कीटों पर जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। इन नासिक कीटों में प्रमुख रूप से सल कीट, थ्रिप्स तथा बरूथी प्रमुख नासिक कीट हैं। सल कीट, ये कीट गुलाब के पौधों के कोमल भागों, टहनियों एवं तने पर भारी मात्रा में चिपके हुए रहते हैं। कीट ग्रसित भाग पर अवयस्क सल्क पाए जाते हैं। पौधे की टहनियों एवं कोमल भागों अग्रकलिका से रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पौधा कमजोर पड़ जाता है और अधिक प्रकोप की दशा में पौधे सूख जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्ती की निचली सतह पर ये काले काले रंग के कीट चारों तरफ गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं तथा इनके चारों तरफ एक रुई की नुमा चारों तरफ एक कोटिंग बनी रहती है। इस कीट के प्रबंधन हेतु कीट ग्रसित भागों को काटकर हटा देवें या जला देना चाहिए। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफास 36 SL की 1.5 ml मात्रा या मिथाइल डेमेटोन की 1 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर दोबारा से इस कीट का प्रकोप हो तो 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करना चाहिए। दूसरा गुलाब का महत्वपूर्ण रस चूसने वाला कीट है पर्णजीवी या थ्रिप्स। ये कीट पीलापन लिए हुए भूरे रंग के होते हैं। शिशु छोटे, पंख रहित, कोमल, रंग एवं आकार में वयस्क से मिलते जुलते होते हैं। मादा पौधे के हरे भागों में अंडे देती है। ये अंडों से शिशु निकलकर खुरचना शुरू कर देते हैं। निकले हुए रस को ये शिशु चूसते रहते हैं। इसके प्रकोप के कारण फूल एवं पत्तियां मुड़ जाती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधा झुलसा हुआ नजर आता है, वह कभी कभी सूख जाता है। ये पत्तियों के बजाय फूलों के अंदर अधिक पाए जाते हैं और फूलों को कुरुचकर रस चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से फूल झड़ जाते हैं। इस कीट के प्रबंधन हेतु मिथाइल ऑक्सीडेमेटोन या रोगोर की 1 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर या इमिडाक्लोप्रिड की 5 ml मात्रा को प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर दोबारा से इस कीट का प्रकोप हो तो इन रसायनों का दोबारा से छिड़काव करना चाहिए। गुलाब का तीसरा महत्वपूर्ण कीट है बरूथी या स्पाइडर माइट। ये हरे पीले रंग का नासी जीव है। ये पूर्ण विकसित कीट पत्तियों के नीचे की ओर रेशमी सफेद जाले में रहता है। पत्तियों के नीचे की तरफ ये जाला बुनकर रहता है, जिससे पत्तियां कमजोर हो जाती हैं और पत्तियां सूखी हुई या झुलसी हुई नजर आती हैं। इस कीट की वजह से पूरा पौधा आपस में जाले के रूप में पत्तियों को इकट्ठी बांध देती हैं, जिसकी वजह से इसकी वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कीट के प्रौढ़ व शिशु दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। इन पौधों से रस चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। उग्र प्रकोप की दशा में पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा झुलसा हुआ नजर आता है। गर्म व सूखा वातावरण इस नासी जीव के लिए वृद्धि के लिए काफी उपयुक्त देखा गया है। इस कीट के प्रबंधन हेतु क्षतिग्रस्त भागों को काटकर जला देना चाहिए तथा पौधों पर माइटेक या इथियान 5 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने
अथवा मिथाइल डेमेल्टोन की 1 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इन कीटों के नियंत्रण के लिए किसानों को नत्रजन उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा ही काम में लानी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई करने से भी इस कीट का प्रकोप अधिक देखा गया है तथा नत्रजन उर्वरकों की वजह से पौधा थोड़ा रसीला हो जाता है, उसमें वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, फलस्वरूप इन कीटों का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार बताए अनुसार किसान भाई इस कीटों के नियंत्रण हेतु उपाय करता है तो इस गुलाब की फसल से अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक आर्थिक लाभ कमा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बजवार अल्मोड़ा के रिपुंजय कुमार ने। आपने घर के आसपास पाली जाने वाली मुर्गियों के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गी पालन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय है और इस व्यवसाय को अपना करके खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लघु एवं सीमांत किसान हैं वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सामान्यतः मुर्गी पालन को हम 3 उद्देश्यों से कर सकते हैं। एक तो मुर्गी पालन अंडा उत्पादन के लिए, दूसरा मुर्गी पालन मांस के लिए या जिसको हम ब्रॉयलर उत्पादन बोलते हैं, और तीसरा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं वो सामान्यतः मुर्गी पालन करते हैं एक बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में। और बैकयार्ड मुर्गी पालन सामान्यतः इसमें मुर्गी पालक जो किसान हैं वो सामान्यतः 20, 25 या 30 मुर्गी जो वो अपने घर पर रख करके वो अन्य जो कृषि व्यवसाय से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनके साथ में एक सह व्यवसाय के रूप में इसको अपनाते हैं। दूसरा, खासकर अगर इस व्यवसाय को हम जो है पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं या पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के साथ में जोड़ करके देखें तो इस व्यवसाय को सह व्यवसाय के रूप में अपनाने से उनके लिए जो एक कुपोषण की एक जो मुख्य समस्या होती है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रोटीन के स्रोतों का काफ़ी अभाव होता है, तो बैकयार्ड मुर्गी पालन से मिलने वाले अंडे और मांस के माध्यम से उन क्षेत्रों में जो कुपोषण की समस्या होती है उसका एक समाधान या उसके समाधान में इस व्यवसाय से एक अहम भूमिका जो है वो निभाई जा सकती है उसमें जो है। तो सामान्यतः बैकयार्ड मुर्गी पालन में किसान जो है उन देसी मुर्गियों को या आजकल जो है बहुत सारे जो प्राइवेट या सरकारी जो मुर्गी फार्म हैं या जो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा नई विकसित जो प्रजाति इसके लिए तैयार की गई हैं उन प्रजातियों को पाल करके इससे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। सामान्यतः अगर हम बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए देखें तो पूर्व में जो हमारे मुर्गी पालक किसान भाई थे वो देसी मुर्गियों की प्रजातियों को पालते थे जिसमें जैसे असील, घाघस, कड़कनाथ या चितगांग, ये बहुत सारी ऐसी देसी प्रजातियां हैं कि इनको हम जलवायु की विषम परिस्थितियों में भी बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में पाल करके छोटी आय अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो है बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो है विकसित की जा चुकी हैं कि इनको हम बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में पाल करके उनसे अच्छी आय और अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। सामान्यतः जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के द्वारा जो है कैरी निर्भीक, कैरी उपकारी, कैरी श्यामा, कैरी वनराजा, ये ऐसी प्रजाति जो है बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए जो है विकसित की जा चुकी हैं कि इनको हम जो है जलवायु की विषम परिस्थितियों में पाल करके इनसे देसी मुर्गियों की तुलना में हम अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। आहार व्यवस्था को अगर देखें तो जो हमारे किसान भाई जो बैकयार्ड में मुर्गी पालते हैं वो खुले में पक्षियों को छोड़ करके और दिन में छोड़ देते हैं और वो आहार की बहुत सारी आवश्यकता को कीड़े मकोड़े और दूसरी चीज़ों को चुग करके वो जो है आवश्यकता को पूरी कर लेती हैं। लेकिन जब इन नई विकसित प्रजातियों को हम बैकयार्ड रूप में पालते हैं तो इनके लिए आवश्यक होता है कि लगभग जो है 50 से 60% तक जो है हम इनको जो संतुलित या और दूसरे जो आहार के अवयव होते हैं वो आहार के रूप में हम इनको उपलब्ध कराएं ताकि इनसे जो है अच्छा उत्पादन मिल सके। आवास व्यवस्था जो है सामान्यतः बैकयार्ड मुर्गी पालन में अर्ध सघन प्रणाली आवास व्यवस्था किसान जो अपनाते हैं कि दिन के समय पक्षियों को खुला छोड़ देते हैं और रात्रि
रात्रि के समय उनको जो है नाइट शेल्टर या जिनको हम जो है जो पक्का आवास या जो दूसरा मतलब जो छत जो उपलब्ध कराई जाती है कि रात्रि के समय जो है उन पक्षियों को जो है अंदर रखा जाता है उसमें जो है। और दिन के समय भी अगर हम जो है इनमें अर्धसघन प्रणाली की तरह जो वायर मेश या जो जाली के जो दड़बे अगर हम जो इनको उपलब्ध कराएं ताकि जो दूसरे जो वन्य जीवी कुत्ता बिल्ली सांप नेवला बहुत सारे इनसे जो है इनको जो हानि पहुंचने की संभावना होती है, तो अगर उनको अपनाते हैं तो और भी जो है पक्षी सुरक्षित रहते हैं और उनसे हम जो अच्छी ग्रोथ और अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। सामान्यतः बैकयार्ड में ये जो प्रजाति हैं ये ऐसी प्रजाति हैं कि इनमें बीमारियों को सहन करने की क्षमता भी जो दूसरी प्रजाति जैसे अंडा उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन के लिए हम पालते हैं तो उनकी तुलना में काफ़ी अधिक होती है इनमें जो बीमारियों को सहन करने की क्षमता। फिर भी जो है बीमारियों से बचाने के लिए इनमें जो घातक या जो संक्रामक जो रोग हैं मुर्गियों के उसमें खासकर जैसे आपका मेरेक्स हो गया या रानीखेत हो गया या फाउल पॉक्स हो गया, तो इनके अगर संभव हो नई विकसित प्रजातियों को अगर हम बैकयार्ड रूप में पाल रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार इनमें हमें जो टीकाकरण करा देना चाहिए। सामान्यतः कभी कभी हम बैकयार्ड में पालें या व्यावसायिक रूप में मुर्गियों को पालें वर्षा ऋतु में या जब मौसम चेंज होता है जैसे फरवरी मार्च या सितंबर अक्टूबर, इन पक्षियों में जो है कॉक्सीडियोसिस बीमारी जो एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है उसका काफ़ी प्रभाव मिलता है और इसका जो है खासकर जो है छोटे चूजों पे असर जो है ज़्यादा पड़ता है या छोटे चूजे जो है इससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसके बचाव के लिए एक तो हमें जो उनकी आवास व्यवस्था है उस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अगर आवास में हम कोई भी बिछावन व्यवस्था उपयोग में ला रहे हैं तो उस बिछावन की दैनिक देखरेख मतलब रात्रि के समय खासकर जब पक्षियों को हम अंदर करते हैं तो वो बिछावन सूखा होना चाहिए और अगर किसी कारण से उसमें नमी या मॉइस्चर बढ़ रहा है तो उसकी नियमित रूप से हम पलटाई करते रहें। इनका जो है 250 से लेकर के 230 तक जो है औसतन अंडा उत्पादन जो किसान को मिल सकता है उसमें राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दूधिया मशरूम के उत्पादन पर महत्वपूर्ण जानकारी। सेब के बाग में कीट और रोग नियंत्रण। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।